हैं? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, BSc पार्ट 3। बेटा नेक्स्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने पढ़ा राउल्ट-सा या लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा प्रॉपर्टीज है ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा एक चीज़ जान लीजिए, आपका थर्मोडायनेमिक्स 3 लेक्चर्स का बचा हुआ है। आप लोग अनसॉल्व पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि क्या छूट गया है। वैसे हमारे समझ से हर चीज़ें हमने पढ़ा दिया है। अगर कोई टॉपिक्स छूट गया हो उसको हमको बता दीजिए, उसको हम बता देंगे। हमारे हिसाब से लगभग सभी टॉपिक्स कवर कर लिया है। आपके हिसाब से यदि कोई टॉपिक छूट रहा हो तो हमको बता दीजिएगा व्हाट्सएप करके। इसने कहा बेटा देखिए बेटा, न्यूमेरिकल बस बताना है। चलिए ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट टाइम 2 टर्न और पढ़ा दें, इसका ख़त्म कर दें तो वैसे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में आता नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी हम पढ़ा दे रहे हैं आप लोग को। देखिए बेटा, ऑस्मोसिस होता क्या है, पहले टर्म ऑस्मोसिस जानिए। ऑस्मोसिस क्या होता है बेटा कि जब कोई सॉल्वेंट लिया जाता है, एक सॉल्वेंट है और दूसरा सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर लिया गया और इसका वेपर प्रेशर लिया गया, ठीक। तो ऑस्मोसिस कहता है कि बेटा कि जब किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है, इसी को कहा गया ऑस्मोसिस, ठीक। इसको क्या कहा गया बेटा, जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमारे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा हो जाए तो इसे नाम दिया जाता है ऑस्मोसिस, ठीक। तो यहां भी ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होगा, जब कोई हम सॉल्वेंट लेंगे, प्योर सॉल्वेंट्स, उसका वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है, इसी को कहा गया ऑस्मोटिक प्रेशर। एक मिनट,
एक मिनट वेट करिए बस। ठीक है ठीक है, इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए बेटा। ड्यूरिंग, इसको ढका दो उस तरफ ना, इसको ढका दो उस तरफ, हाँ छोड़ दो। अच्छा ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ osmosis, during the process of osmosis, during the process of osmosis, the external pressure, oh sorry, the extra pressure developed on the solution side, as a result एक मिनट, as a result of the solution result of the solvent flow is known as osmotic pressure। करा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जब ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, द एक्सटर्नल प्रेशर डेवलप्ड, द एक्स्ट्रा प्रेशर इज डेवलप्ड ऑन द सॉल्यूशन साइड लिखिए। ऑन द एक्स्ट्रा प्रेशर किधर डेवलप हो रहा है? ऑन द सॉल्यूशन साइड, एज ए रिजल्ट द सॉल्वेंट फ्लो इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हेडिंग डालिए डेरिवेशन। कुल मिला के आपको डेरिवेशन करना है पाई इज इक्वल टू CRT का। लेट अस कंसीडर, एक स्टेटमेंट से लिख लीजिए बस। लेट अस कंसीडर द वेपर प्रेशर and
केमिकल पोटेंशियल on the solvent side is greater than the mu1A greater than mu1B. mu1 सफिक्स में ए लगाया गया है, mu1A इज ग्रेटर देन mu1B। ए सॉल्वेंट का केमिकल पोटेंशियल है, ए सॉल्यूशन का केमिकल पोटेंशियल है। कह रहा है कि लेट अस कंसीडर द वेपर प्रेशर एंड केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सॉल्वेंट साइड इज ग्रेटर देन द किधर ग्रेटर देन द सॉल्यूशन mu1A इज ग्रेटर देन mu1B बेटा नेट बड़ी दिक्कत कर रहा है यहाँ पे। बेटा थोड़ा सा यहाँ दिख नहीं रहा स्क्रीन पर, हमको समझ नहीं आ रहा। चलिए अब देखिए, अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं तो दोनों सॉल्वेंट का केमिकल पोटेंशियल और सॉल्यूशन का केमिकल पोटेंशियल दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहां लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, देखिए एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर ऑन द सॉल्वेंट pressure on the solvent is P and that on the solution P plus pi, hence mu1A T comma P is equal to mu1B T comma
पी प्लस पाई। ठीक है, दोनों सॉल्वेंट का केमिकल पोटेंशियल और सॉल्यूशन का केमिकल पोटेंशियल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। द केमिकल पोटेंशियल किसका फंक्शन होता है बेटा, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन। द केमिकल पोटेंशियल of the solvent in a solution is a function of temperature, pressure and composition that is its mole fraction, so that we can write mu1 is the function of temperature, pressure and composition of x1। क्या रुको बेटा, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या। ए शक्ति, पीयूष, एक मिनट बेटा रुको तो। रुके रहिए बेटा, इधर कमेंट तो दिखाओ भाई। ये बंद क्यों हो जाता, हम बड़े मुश्किल से चलाए हैं इसको। अरे यहाँ तो इस कमेंट कुछ तो दिखे। अरे कमेंट हुआ तो दिखे तब तो हम ठीक। चलिए, कमेंट नहीं दिख रहा था हमको, हो गया। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एबव इक्वेशन
इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो डी म्यू वन इज इक्वल टू, देखिए डेल म्यू वन अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी कामा एक्स वन डी टी प्लस डेल म्यू वन अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी कामा एक्स वन डी पी प्लस डेल म्यू वन डेल एक्स वन एट टी कामा पी डी एक्स वन, इक्वेशन नंबर 2। इसका हमने क्या किया बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया। सॉल्यूशन है इसलिए टेम्परेचर प्रेशर के साथ कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा। अगर यह केवल किसकी बात की जाती है, अगर बात केवल सॉल्वेंट की जाती है तो उसमें टेम्परेचर और प्रेशर का ही टर्म होता है। At constant temperature, that is dt equal to 0, thus equation 2 becomes px1 into 0 plus del mu 1 upon del p at constant t comma x1 plus del mu 1 del x1 t comma p dx1। ये जीरो हो गया तो बेटा सिंपली डी म्यू वन इज इक्वल टू डेल म्यू वन अपॉन डेल पी टी कामा एक्स वन डी पी प्लस डेल म्यू वन डेल एक्स वन टी कामा पी डी एक्स वन, इक्वेशन नंबर 3। नोट कर लीजिए। बट केमिकल पोटेंशियल म्यू वन इज इक्वल टू म्यू वन नॉट प्लस आर टी एल एन एक्स वन। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग एबव इक्वेशन with respect to x1 at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure। ठीक, तो क्या हो जाएगा, डेल म्यू वन अपॉन डेल एक्स वन एट कांस्टेंट टी कामा पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड केमिकल पुट आर टी अपॉन एक्स वन, बिकॉज डेल ओवर डेल एक्स वन एल एन एक्स वन का डिफ्रेंशिएशन कितने का इक्वल होता है, 1/x1 का। ये एंड म्यू आई नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल 0 के इक्वल हो जाएगा।
दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये वैल्यू क्या हुआ बेटा, कांस्टेंट हुआ, डिफरेंशियल 0, इसका डिफरेंशियल 1/x आर टी अपान x1 हो जाएगा, क्योंकि यह क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। फर्दर जो टर्म एक बचा रह गया बेटा इसमें का, डेल म्यू वन अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी x1, फर्दर डेल म्यू वन अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी कामा x1 इज इक्वल टू v बार, दिस इज इक्वल टू v1 नॉट बार, ओ सॉरी, for infinitely binary solution, for infinitely binary solution, infinitely binary solution where v1 नॉट को क्या कहा जाएगा, इज द मोलर वॉल्यूम, इज द मोलर वॉल्यूम of the solvent यहां देखिए इस वैल्यू को हमने कहा वी बार को मान लो बाइनरी सोल्यूशन के लिए वी नॉट दोनों सेम टर्म है, और यह क्या डिनोट करेगा, मोलर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। अब क्या करिए बेटे, यहां देखिए इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए, इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए, ठीक। तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, देखिए बेटा, डेल म्यू वन अपॉन डेल पी टी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताइए बेटा, वी वन नॉट आ जाएगा डी पी प्लस इसके स्थान पे आ जाएगा आर टी अपॉन x1। तो यहां लिखेंगे पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 3
अगर इक्वेशन 3 में रखा जाए तो डी म्यू वन इज इक्वल टू डेल म्यू वन अपॉन डेल पी टी एक्स वन डी पी वी वन नॉट डी पी प्लस आर टी डी एक्स वन अपॉन एक्स वन, या इसी को लिखा जा सकता है डी म्यू वन इज इक्वल टू वी वन नॉट डी पी प्लस आर टी डी एल एन एक्स वन। सबको पता है बेटा डी एक्स वन अपॉन एक्स वन और डी एल एन एक्स वन हो जाता है। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग एबव इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग एबव इक्वेशन with limit p is equal to p तो x1 is equal to 0। अरे सर p is P इज इक्वल टू P, x1 इज इक्वल टू 1, इसका अर्थ ये हुआ बेटा कि x1 इज इक्वल टू 1, तो उसमें क्या है, जो सॉल्यूशन है वह प्योर सॉल्वेंट्स है, एंड P इज इक्वल टू P प्लस पाई, तो x1 इज इक्वल टू x1, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी म्यू वन, इंटीग्रेशन ऑफ डी म्यू वन p प्लस पाई इज इक्वल टू वी वन नॉट डी पी प्लस पाई प्लस आर टी x1 इज इक्वल टू 1, तो 1 से x1 डी एल एन x1, इसका देखिए लिखा जाता है क्या बेटा, म्यू वन टी कामा पी प्लस पाई माइनस म्यू वन टी कामा पी इज इक्वल टू वी वन, क्या हो जाएगा P प्लस पाई माइनस P प्लस आर टी यहां से क्या हो जाएगा बेटा आर टी एल एन एक्स वन, अब टी फंक्शन दिखाया जा रहा है बस बेटा, और कोई दिक्कत नहीं, ये टी लगा रहेगा तो टी से कैंसिल भी हो जाएगा। अपर लिमिट v1 बार डी होगा, अपर p प्लस पाई माइनस p प्लस आर टी
अरे Ln(x1) यहाँ बेटा देखिए DLN ऐसे समझिए DLN(x1) इज इक्वल टू Ln(x1) और इसकी लिमिट 0 से 1 से x1 है, तो Ln(x1) माइनस Ln(1) इज इक्वल टू Ln(x1) हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। ए V1 को बाहर कर लिए कांस्टेंट, तो P आएगा, P को क्या लिखा जाएगा, V1 बाहर हो गया तो P प्लस पाई माइनस P हो जाएगा। ये भी क्लियर। इसमें क्या है, μ1 का सफिक्स लगा के लिखे ना, T एज ए टेम्परेचर है, उससे कोई मतलब नहीं, बना रहेगा, बस दोनों में कामा करके लिख देंगे बस। This is equation number 4. हाँ, Ln(x1) बराबर 1, इक्वेशन नंबर 5। इधर देखो बेटा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। ठीक, x1 क्या है, सॉल्यूट। ठीक, एक सॉल्वेंट मान लीजिए। क्लियर बेटा। जब यह x1 इज इक्वल टू 1 होगा, ओ सॉरी, इसको सॉल्वेंट कर लीजिए और इसको सॉल्यूट कर लीजिए। ठीक, x1 इज इक्वल टू 1 होगा तो इसका मतलब x2 इज इक्वल टू 0 होगा, अर्थात प्योर सॉल्वेंट की बात की गई है। At equilibrium condition, इन दोनों की केमिकल μ1 T कामा P प्लस पाई इज इक्वल टू μ1 T कामा P। ये जो केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन का है, एक केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सॉल्वेंट का है। इसमें देखिए
कोई मोल फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं है, इसका अर्थ यह हुआ कि यह प्योर सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन का है। तो दोनों का इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। तो इसका मतलब यह वैल्यू इक्वल हो गए, देन इक्वेशन 5 बिकम्स क्या होगा बेटा, दिस इक्वल टू 0 इज इक्वल टू V1 P प्लस पाई माइनस P प्लस RT LN X1। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 0 इज इक्वल टू V1 0 यहां से देखिए पी क्या हुआ है, कैंसिल हो गए। तो 0 इज इक्वल टू यहां से क्या मिला, V1 0 पाई V1 0, यहां से क्या बचा प्लस RT LN X1 बचा। तो क्या हुआ RT LN X1 इज इक्वल टू माइनस पाई V1 0। इसे कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 6। नोट कर लीजिए इसे। यहां लिखेंगे वी नो दैट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 या LN x1 इज इक्वल टू LN 1 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस x2। सही लिखा है बेटा, बताइए। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, दोनों तरफ लाग ले लिया, दिस इक्वल टू माइनस x2। क्या यह सही लिखा है? अरे भाई इधर देखो, LN 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2 माइनस एक्स क्यूब अपन 3, नेग्लेक्टिंग हायर पावर टर्म, दिस अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटे कि यहां से RT LN x1 इज इक्वल टू इसके स्थान पर देखिए LN x1 के स्थान पर हम माइनस
x2 यूज कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू x1 ln x1 in equation 6। RT ln x1 माइनस x2 इक्वल टू माइनस PV। तो क्या हो जाएगा, RT x2 इज इक्वल टू माइनस पाई V। आरुष कुशवाहा सही लिखा गया बेटा, हो गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 7। वी नो दैट x2 is equal to n2 upon n1 plus n2। For dilute solution, n1 is n1 is very greater than n2, that is n1 plus n2 approximately equal to n1। तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 अपान n1 हो जाएगा। अरे सॉरी, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस आ जाएगा। इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू x2 इन इक्वेशन 7, तो RT x2 के स्थान पर n2 अपान n1 इज इक्वल टू पाई V1 नॉट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, n1 पाई V1 नॉट इज इक्वल टू n2 RT। क्या होगी टाइम क्या, अभी तो बाकी है 1-2 मिनट, तो पहले आ गए, बस 2-3 मिनट बाद छोड़ दे रहे हैं। हो गया। सिंस फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, अगर हम डाइल्यूट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, द टोटल वॉल्यूम इज कैपिटल V
लूँ कैपिटल V इज गिवन बाय, कैसे दिया जाएगा, देखिए V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स N1 V नॉट, V इज इक्वल टू N1 V नॉट प्लस N2 V नॉट। V is equal to approximately equal to N1 V naught because N1 V1 naught is very very greater than N2 V naught। ये कंडीशन केवल डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए है। अब V की वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए इक्वेशन नंबर 8 में, पुटिंग द वैल्यू N1 V1 naught in equation 8 तो क्या मिलेगा, पाई V इज इक्वल टू N2 RT, यही हो जाएगा, और पाई इज इक्वल टू N2 अपान V RT, तो पाई इज इक्वल टू CRT। कुछ लोग N2 है तो चाहे इसको लिख लीजिए चाहे C2 लिख लीजिए, तो बात एक ही होती है। C2 कर लीजिए चाहे, वेयर C2 इज इक्वल टू N2 अपान V। C2 is the molar concentration of the solution। बस छोड़ बस छोड़ दे रहे हैं। इसी को बेटा वन हाफ इक्वेशन कहा जाता है, चाहे लिख ले, एबव इक्वेशन इज नोन एज वन हाफ इक्वेशन। इसी को वन हाफ इक्वेशन भी कहा जाता है। थोड़ा सा और लिख लीजिए, सिंस, जल्दी से लिख लीजिए टाइम हो गया, osmotic pressure depends only on the concentration, R कांस्टेंट T कांस्टेंट, इसका मतलब P डिपेंड्स C2 डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को लोग मोलर कंसंट्रेशन लिखते हैं ऑफ द सॉल्यूट, चाहे इसको मोलर शब्द यूज कर लीजिए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ, और किसी पर डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट के क्या नेचर पे इंडिपेंडेंट होगा,
कैसा है हमको कोई मतलब नहीं। सो वांट हाफ इक्वेशन इज, सो वांट हाफ इक्वेशन इज, क्या लिखा जाएगा बेटा, पाई इज इक्वल टू क्या है, C2 RT है। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए पाई इज इक्वल टू N2 अपान V RT था। N2 को क्या लिख सकते हैं, W2 अपान M2 इंटू V RT। तो सिंपली पाई इज इक्वल टू लिख लीजिए, पाई इज इक्वल टू क्या मिला, W2 अपान M2 V RT, बस। यहां से M2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, चाहे जो लिख लीजिए, ठीक है। जब भी आएगा तो यहीं तक आप प्रूव करेंगे, पाई इज इक्वल टू P प्लस P आई, कहां लिखा है भाई, किस जगह पे, P आई नहीं है, पाई है। अरे पाई है, P1 मत समझिए इसको, ठीक। अरे N2 मोल हो गया, मोल क्या होता है, मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपान, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। W2 क्या करेगा, वेट रिप्रेजेंट करेगा, M2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, मॉलिक्यूलर वेट जिस चीज का लिया गया है, ठीक। बस आज इतना 2 टॉपिक्स इस यूनिट का बचा है, वही बता दें बस, 2 टर्म्स।